अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है स्किन से। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्किन के इंट्रोडक्शन को और उसकी फर्स्ट लेयर जो कि एपिडर्मिस थी उसको देख लिया। आज हमने उसकी नेक्स्ट लेयर को देखना है जो कि डर्मिस है। लेकिन डर्मिस को देखने से पहले एपिडर्मिस और डर्मिस को जिस चीज़ ने कनेक्ट करके रखा है उसको देख लेते हैं। वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। It is a pink undulated homogeneous area between the epidermis and dermis. Undulated का मतलब है कि इसकी जो अपीयरेंस होती है वो एक वेव लाइक होती है और ये पिंक है। ये होमोजीनियस एरिया होता है बिटवीन डर्मिस और एपिडर्मिस। इसने डर्मिस और एपिडर्मिस को कनेक्ट करके रखा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें क्या होती हैं? नंबर ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। इट इज़ द साइट ऑफ अटैक इंजरी इन ब्लिस्टरिंग डिसीज। जब भी हमें ब्लिस्टरिंग डिसीज होती है, फॉर एग्जांपल ब्लिस्टर जब बनते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक वाइट सी झल्ली होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है। सो वो उसके ऊपर वाइट कवरिंग जो होती है वो बेसिकली हमारी एपिडर्मिस होती है जो कि हमारी डर्मिस से अलग हुई होती है। और एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में वो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है। सो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन वो एरिया है जहाँ पे ब्लिस्टरिंग होती है और उसकी वजह से फिर हमारी जो डर्मिस है वो एपिडर्मिस से अलग हो जाती है। एपिडर्मिस सेपरेट्स फ्रॉम डर्मिस और डर्मिस से अलग हो जाती है। फिर क्या होता है, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और ब्लिस्टर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें, ये हमारी एपिडर्मिस है और यहाँ पे ये बिल्कुल वाइट कलर की जो वेव लाइक नज़र आ रही है, ये जो बिल्कुल बारीक सी है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस आती है और उस अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन के नीचे हमारी डर्मिस आती है। तो जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तो वो इस जगह एक्यूमुलेट होगा और जो एक झल्ली सी होती है ऊपर कवरिंग सी हमारी ब्लिस्टर्स के ऊपर, वो एपिडर्मिस होगी। फिर हमारी यहाँ पे फ्लूइड आएगा और उसके नीचे हमारी डर्मिस होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसकी कंपोजिशन क्या है वो देख लेते हैं। फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बेसल सेल्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स। एक तो हमारी जो बेसल सेल्स हैं, अब बेसल सेल्स क्या हैं? ये हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस के सेल्स हैं और उनकी मेम्ब्रेन से क्या बनती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में उसके अलावा होती हैं हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स ये टाइट जंक्शंस होती हैं जिन्होंने एक तो अधेर करके रखा होता है बेसल सेल्स को और दूसरा इनके बीच में कम्युनिकेशन को हेल्प करते हैं। थिन क्लियर एमोर्फस स्पेस बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये फर्दर टू लेयर से बनी होती है। एक होती है थिन क्लियर अमोर्फस स्पेस जिसको हम लैमिना ल्यूसिडा कहते हैं। ल्यूसिडा का मतलब होता है क्लियर। सो ये क्लियर अमोर्फस स्पेस होती है जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की और ये अटैच होती है अपर साइड से। अपर साइड होती है हमारी एपिडर्मिस, तो लैमिना ल्यूसिडा एपिडर्मिस से अटैच होती है। Lucida means empty but it full of proteins that break down during tissue processing hence appear empty। जब हम टिश्यू की प्रोसेसिंग करते हैं तो बेसिकली हमारी जो लेमिना ल्यूसिडा होती है उसमें होती हैं प्रोटीन्स, लेकिन हमारी जो टिश्यू प्रोसेसिंग के दौरान वो जो प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं उनकी, जिसकी वजह से ये जो स्पेस होती है या ये लेयर जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की वो क्लियर अपीयर होती है। एंड इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया। सो फर्स्ट क्या थी? थिन लेमिना ल्यूसिडा और दूसरा है थिक डेंस एरिया होता है इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया जिसको हम कहते हैं लेमिना डेंसा। इसके नेम से भी शो कर रहा है, ये क्लियर कर रहा है कि ये लेमिना डेंसा से कि ये एक डेंस एरिया है। और लेमिना डेंसा जो है ये बेसिकली अटैच होता है लोअर सरफेस से। अब लोअर क्या है? लोअर हमारी डर्मिस है, तो लैमिना लूसिडा अपर वाली साइड से एपिडर्मिस से अटैच होगा और जो लोअर हिस्सा है वो लैमिना डेंसा है और वो अटैच होगा डर्मिस से। एंकरिंग फिब्रिल्स दैट एंकर्स द एपिडर्मिस टू डर्मिस। इसके अलावा जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन में आती हैं एंकरिंग फिब्रिल्स और इनका क्या फंक्शन होता है? इन्होंने हमारी डर्मिस को एपिडर्मिस के अंदर एंकर करके रखा हुआ है, उसको
उससे अटैच करके रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे भी हम देख लें, ये हमारी स्किन है और इसकी ये डिफरेंट लेयर्स हैं। इसमें सबसे पहले एपिडर्मिस है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसके बाद आती है डर्मिस, और डर्मिस हमारी सेकंड लेयर है, और उसके बाद आएगी सबक्यूटेनियस लेयर जो कि एक फैटी लेयर है जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। सो एपिडर्मिस देख ली है हमने, उसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। और नेक्स्ट है डर्मिस, ये आज हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारी थर्ड लेयर ऑफ स्किन जो कि सबक्यूटेनियस लेयर है या फैट लेयर है। व्हाट इज डर्मिस, इसके इंट्रोडक्शन से देख लेते हैं। द डर्मिस लाइज बीनीथ द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो डर्मिस किसके नीचे होगी? एपिडर्मिस की सबसे लास्ट लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। उसके बाद बेसिकली आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद क्या आएगी? डर्मिस। It is a 3 to 5 millimeter thick layer made up of a tough extensive network of extracellular tissue. So हमारी जो डर्मिस होती है ये एक टफ लेयर होती है जो अप टू 3 to 5 मिलीमीटर थिक होती है, और ये बनी होती है टफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब के सेल के बाहर जो टिश्यू होती है ये उनसे बनी होती है, और इसमें आ जाएंगे हमारे फाइबर्स, आ जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। ये डर्मिस बेसिकली उस चीज़ से बनी होती है। द डर्मिस हैज़ हाई वाटर कंटेंट। हमारी एपिडर्मिस से ज़्यादा हमारी डर्मिस है जिसमें वाटर कंटेंट होता है। वर्क ऑफ इंटरकलेटिंग कनेक्टिव टिश्यू विच इज द मेजर कंपोनेंट इज मेड अप ऑफ कोलेजन इन द मेन विथ सम इलास्टिन। सो अब डर्मिस जो होती है ये बेसिकली बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से, और इसने हमारी स्किन की सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है। हमारी स्किन में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, उसके अलावा ग्लैंड्स हैं, स्पेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो वो सब कहाँ पे होते हैं? डर्मिस में होते हैं। और सो डर्मिस बेसिकली बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि हमारी डर्मिस का मेजर कंपोनेंट होता है। और ये किससे बने होते हैं? ये मेनली कोलेजन से बने होते हैं जो हमारी स्किन को टफनेस प्रोवाइड करती हैं, और सम इलास्टिन से। इलास्टिन क्या करती है? हमारी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है स्कैटर्ड विद इन डर्मिस आर सेवरल स्पेशलाइज्ड सेल्स। एपिडर्मिस में भी स्पेशलाइज्ड सेल्स थे जिसमें आगे थे मेलानोसाइट्स थे, केराटिनोसाइट थे, लैंगरहैंस सेल थे। इसी तरह हमारी डर्मिस में भी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि कौन से हैं? मास्ट सेल्स, जिनमें होती है हिस्टामिन, और इनका मेन फंक्शन होता है हमारी स्किन में इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना। और नेक्स्ट है फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट मैट्रिक्स फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, और इनका फंक्शन होता है हमारी स्किन के कनेक्टिव टिश्यू में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसकी फॉर्मेशन करना। एंड स्ट्रक्चर्स लाइक ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड नर्व्स। अब डर्मिस है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, इसीलिए हमारी एपिडर्मिस भी हमारी डर्मिस से ही न्यूट्रिशन को लेती है। उसके अलावा यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम होता है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, और नर्व्स आती हैं जो हमारी सेंसेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है द एपिडर्मल appendages also lie within the dermis or subcutaneous layer but connect with the surface of the skin. So एपिडर्मल appendages क्या होती हैं? ये ग्लैंड्स होते हैं, इसमें ग्लैंड्स आ जाते हैं, लाइक स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं, स्पेशियस ग्लैंड आ जाते हैं। तो वो बेसिकली कहाँ पे होते हैं? हमारे डर्मिस में होते हैं या सबक्यूटेनियस लेयर में होते हैं, लेकिन ये कनेक्ट होते हैं विद द सरफेस ऑफ स्किन, मतलब कि हमारी एपिडर्मिस के साथ उनकी अटैचमेंट होती है, उनकी कनेक्शन होता है। व्हाट दिस लेयर डज। अब हमारी जो डर्मिस है उसके क्या फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डर्मिस में होते हैं कोलेजन फाइबर्स जिनका क्या फंक्शन है? स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना, और इलास्टिन होती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करती है। अगर हम अपनी स्किन को पुल करते हैं या उसको पिंच करते हैं तो वो हाईली स्ट्रेंथेबल भी होती है, मीन्स कि ऐसे नहीं है कि अगर आप उसको पुल करेंगे उसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाएगा। तो उसमें स्ट्रेंथ भी होती है, वो रिजिलियंट भी होती है, और नेक्स्ट वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। जैसे ही उसको खींचेंगे वो वापस उसके बाद अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में चली जाएगी। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होती है? ये एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है डर्मिस, उसकी वजह से उसके
कनेक्टिव टिश्यू, उसकी कोलेजन और इलास्टिसिटी की वजह से हमारी स्किन को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। Provides a system of capillaries to nourish the cells of the lower layers of the epidermis and remove waste products. एपिडर्मिस थी एवेस्कुलर, मीन्स कि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं थी और उसने अपने न्यूट्रिशन को पूरा करना है डर्मिस से। सो डर्मिस में क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं जो क्या करती हैं, एपिडर्मिस की लोअर लेयर को, जो कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है, उसके सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। उसके अलावा ये वेस्ट प्रोडक्ट की रिमूवल भी करती है। नेक्स्ट है हेल्प कंट्रोल टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। अब ये टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो ब्लड का फ्लो होगा टुवर्ड आवर स्किन, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हेल्प करता है टेम्परेचर के रेगुलेशन में। सो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कुशनिंग द डीपर स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। बिकॉज कि हमारी जो डर्मिस है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक एज अ कुशन एक्ट करती है और कुशनिंग करती है हमारे डीपर स्ट्रक्चर को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। अगर इस पर कोई स्ट्रेस प्रोवाइड किया जाए, स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, तो ये एज अ कुशन एक्ट करेगी और अपने जो डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाउंड हीलिंग। अब हमारी जो वोन हीलिंग होती है उसमें भी हमारी जो डर्मिस है वो एक एक्टिव रोल प्ले करती है। वो कैसे, इसमें होते हैं मास्ट सेल जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी या वुंड, और जब वो इन्फ्लामेशन होगी उसके बदले में हमारी जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनको सिग्नल दिए जाएंगे कि इस साइड में एक इंजरी हो गई है, वो एक अलार्म के तौर पे एक्ट करेगा। सो हमारे इम्यून सिस्टम के जितने भी सेल होंगे उस साइड पे ट्रैवल कर ले जाएंगे और वहाँ पे जाके हमारी वुंड हीलिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। सो इस तरह हमारी जो डर्मिस है वो क्या करती है, वो हमारी वुंड हीलिंग में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द लेयर्स ऑफ डर्मिस। The dermis is made up of two layers, the more superficial papillary dermis और the deeper reticular dermis. So अगर यहाँ पे देखें, ये क्या है, हमारी स्किन का स्ट्रक्चर है। फिर ये जो यहाँ पे ये एरिया है, जो थिन एरिया है या डॉटेड एरिया है, ये क्या है, ये है पेपिलरी लेयर जो क्या है, थिन है। और उसके नीचे ये जितनी भी है बाकी वो क्या है, रेटिकुलर जो कि थिक है। और उसके नीचे है सबक्यूटेनियस लेयर या हाइपोडर्मिस। अब इन लेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है पेपिलरी लेयर। द पेपिलरी डर्मिस इज द थिनर लेयर, जैसे हमने देखा कि वो क्या है, थिनर लेयर है, इज कंपोज्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू ये हम उसकी स्ट्रक्चर के बेस में कह रहे हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं और उसके जो फाइबर्स होते हैं वो थोड़ी लेस अमाउंट में होते हैं, इसलिए इसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। The surface of the papillary is covered with a tiny irregular shaped projection called dermal papillae. जो पेपिलरी लेयर है उसकी सरफेस में होते हैं इरेगुलर शेप प्रोजेक्शन जिसको हम डर्मल पेपिले कहते हैं। These fit into underside of the stratum germinating forming a secure bond. So हमारी जो डर्मिस है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे अटैच होती है एपिडर्मिस से विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोजेक्शंस, और ये क्या करते हैं, एक बॉन्ड बना देते हैं, एक सिक्योर बॉन्ड बनाते हैं जो कि डर्मिस को एपिडर्मिस में एंकर करके रखते हैं या अटैच करके रखते हैं। दे कंटेन एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड नर्व एंडिंग्स। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें ब्लड वेसल्स भी आएंगी, लिम्फेटिक कैपिलरीज भी आ जाती हैं और नर्व एंडिंग्स भी आ जाती हैं, जो क्या क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम में वर्क करती हैं, सेंसेशन में वर्क करती हैं और थर्मो रेगुलेशन और ब्लड प्रेशर के कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती हैं। They also nourish the lower layer of the epidermis and hair follicles carry oxygen and remove waste product from the tissue.
ये पेपिलर लेयर है, क्योंकि ये किससे अटैच है, ये अपर साइड पे है, तो इसने अटैच होना है हमारी एपिडर्मिस से। ये क्या करती है, यहीं पे होते हैं हेयर फॉलिकल। ये हेयर फॉलिकल्स और एपिडर्मिस की लोअर लेयर के लिए ऑक्सीजन कैरी करती हैं और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करती है। नेक्स्ट है द रेटिकुलर लेयर, जो क्या है, थिक लेयर है और ये बेसिकली लोअर साइड पे है। तो ये किससे अटैच होगी, सबक्यूटेनियस लेयर से या हाइपोडर्मिस की लेयर से। दिस इज कंपोज्ड ऑफ थिक टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर किससे बनी थी, लूज कनेक्टिव टिश्यू से, और ये बनी हुई है थिक टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ये थोड़े डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यहाँ पे फाइबर्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। फाइबर्स की अमाउंट ज़्यादा होगी तो इसका मतलब यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगी, विच हेल्प्स टू होल्ड एंड सपोर्ट द डर्मिस एंड इट्स स्ट्रक्चर इन प्लेस। ये डेंस है तो ये क्या करती है, ये इसका बेसिकली जो फंक्शन है वो है स्किन की, डर्मिस की स्ट्रक्चर और उसकी शेप को मेंटेन करके रखना। इट कनेक्ट्स द डर्मिस टू दी हाइपोडर्मिस। तो ये क्या करती है, ये डर्मिस को हाइपोडर्मिस, जो कि उससे भी नीचे वाली लेयर है, उससे अटैच करके रखती है। The reticular dermis consists of a thicker layer of dense connective tissue containing large blood vessels, closely interlaced elastic fibers and thick bundles of collagen. यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स भी होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, वो थोड़ी लेसर अमाउंट में होती हैं, लेकिन जो कोलेजन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ थिकर बंडल्स में पाई जाती हैं। मेन जो सारी हमारी डर्मिस के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ पाई जाती हैं, रेटिकुलर एरिया में। इट आल्सो कंटेन फिब्रोब्लास्ट, जो क्या है, मैट्रिक्स फॉर्मिंग सेल्स हैं, जिन्होंने मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। मास्ट सेल्स, जो इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं। नर्व एंडिंग, जो सेंसेशन में हेल्प करती हैं। लिम्फेटिक एंड एपिटर्मल अपेंडेजेस, ये सारी कहाँ पे होती हैं, डर्मिस की रेटिकुलर एरिया में। सराउंडिंग दी स्ट्रक्चर इज अ विस्कस जेल। इसके अलावा इन सारे स्ट्रक्चर को एक विस्कस जेल ने सराउंड किया होता है, जो क्या करती है, अलोज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट टू पास थ्रू द डर्मिस। वो हमारी डर्मिस से न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट की मूवमेंट को अलो करती है। प्रोवाइड लुब्रिकेशन बिटवीन कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स नेटवर्क। अब इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर के जो नेटवर्क होते हैं उनमें ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है और गिव बल्क अलोइंग द डर्मिस टू एक्ट एज अ शॉक अब्सॉर्बर। अब जो डर्मिस है ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर इसलिए एक्ट करती है क्योंकि इसमें ये जेल लाइक मटेरियल होता है, इसलिए वो एक कुशन के तौर पे एक्ट करती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेल्स विद इन द डर्मिस। जैसे एपिडर्मिस में स्पेशलाइज्ड सेल्स थे, उनका मेन फंक्शंस था लाइक मेलानोसाइट्स का था, मेलानिन की फॉर्मेशन, लैंगरहांस सेल्स थे, इम्यूनिटी में इन्वॉल्व। इसी तरह जो डर्मिस है उसके भी सेल्स हैं फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर टिश्यू रिपेयरिंग फॉलोइंग टिश्यू डैमेज। फिब्रोब्लास्ट पहले भी कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि ये क्या है, इनका फंक्शन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करना या स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करना। कोलेजन या कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनमें सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। वो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी फिब्रोब्लास्ट बनाते हैं। ये क्या है, ये टिश्यू रिपेयरिंग सेल्स हैं। तो जैसे ही हमारे स्किन में कोई इंजरी या ट्रॉमा होगी, उसके बाद जो वोंड हीलिंग होगी वो किसकी वजह से होंगी, फिब्रोब्लास्ट की वजह से। फिब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस टू इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स, कोलेजन एंड इलास्टिन। अब हमारी जो स्किन है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ टू फाइबर्स। वो भी किसने बनानी है, वो भी हमारी फिब्रोब्लास्ट ने बनानी है। द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन इलास्टिन शोज डाउन एज वी एज। ये जो प्रोडक्शन है ये हमारी एज के साथ रिड्यूस हो जाती है। जैसे ही हमारा एक्सपोजर सन के साथ ज़्यादा होता है तो उसमें जो हार्मफुल यूवी लाइट होती है वो भी हमारी फिब्रोब्लास्ट के इन फंक्शंस को इफेक्ट करती हैं। दिस अलोंग विद द डैमेज कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट कॉजेज रिंकल्स एंड अ लॉस ऑफ स्किन टोन। अल्ट्रावायलेट हमारी स्किन की टोन को ख़राब करके, उसकी सपलनेस को ख़राब करके, उसकी टर्जिडिटी को ख़राब करके रिंकल्स को भी बनाती है और उसकी जो स्किन टोन होती है उसको भी इफ़ेक्ट करती है।
नेक्स्ट है कोलेजन। कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। तो कोलेजन फाइबर्स में भी इलास्टिसिटी होती है, लेकिन मेनली ये टफ होते हैं। इनका फंक्शन होता है स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना। दीज वेवी वाइट फाइबर्स फॉर्म एन ऑर्डरली इंट्रिकेट network that holds bodily tissues such as skin, bones and muscles together. तो कोलेजन क्या है? ये मेनली कनेक्टिव टिश्यू है और इसने क्या काम करना है? इसने स्किन को बोन्स के साथ या मसल्स के साथ कनेक्ट करके रखना होता है। और ये होते हैं वाइट फाइबर्स जो कि वेवी अपीयरेंस देते हैं। दे आर दी हाईली रेसिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग। कोलेजन फाइबर्स हैं, ये हाईली रेसिस्टेंट हैं टू स्ट्रेचिंग। इनकी जो वेवी अपीयरेंस है, जितना अलो करती है इनको एक्सटेंड होने में, उतना ये एक्सटेंड होते हैं। दी फाइबर्स रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड फॉलो द कंटूर्स ऑफ द बॉडी। हमारी जो फाइबर्स हैं ये पैरेलल लाइनिंग करती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं। कोलेजन मेक्स अप 75% ऑफ द स्किन वेट। सो स्किन वेट में जो मेन पार्ट है वो किसका है? कोलेजन फाइबर्स का। सो ये डर्मिस में स्पेशल सेल्स और फाइबर्स हैं, जिसमें ये जो फाइबर्स आएंगे ये कौन से होंगे? ये होंगे कोलेजन फाइबर्स। इनमें ये हैं हमारे फिब्रोब्लास्ट जो कोलेजन फाइबर्स को और उसके बाकी सेल्स को या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को बनाता है। फिर मास्ट सेल्स हैं, मास्ट सेल ने इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है। इलास्टिन फाइबर्स हैं जो वेवी मटेरियल हैं। कैपिलरीज हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। नेक्स्ट है इलास्टिन। इलास्टिन होल्ड कोलेजन इन प्लेस and form an organized network of elastic fiber cells in the dermis. Elastin is a stretchy yellow fiber. तो इलास्टिन का फंक्शन होता है एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचनेस प्रोवाइड करना, और सेकंड इन्होंने कोलेजन फाइबर्स को भी होल्ड करके रखा होता है और इनका कलर होता है येलो। कोलेजन वाइट होते हैं और इलास्टिन येलोइश कलर होता है। Like an elastic band, these fibers can stretch and return back to their original shape. जैसे हम इलास्टिक को स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती है और जैसे ही छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल स्पेस में आ जाती हैं। इसी तरह जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं और वापस रिकॉइल हो जाते हैं। However, if the skin is overstretched, the elastic fibers will break, causing stretch marks to appear. इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। जब स्किन हाईली स्ट्रेच हो जाती है तो उधर आ जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स, जो बेसिकली क्या होता है उसमें हमारी जो इलास्टिक फाइबर्स होती हैं उनकी ब्रेकेज हो जाती है। इलास्टिन अकाउंट फॉर 5% ऑफ द बॉडी वेट। सो हमारी बॉडी वेट का 5% किसकी वजह से होता है? इलास्टिन फाइबर्स की वजह से। नेक्स्ट है मास्ट सेल्स कंटेन ग्रेन्यूल्स ऑफ वेजो एक्टिव केमिकल। इसमें क्या होते हैं? ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें क्या होता है? वेजो एक्टिव केमिकल होता है। द मेन वन बिंग हिस्टामिन, जो कि मेनली कौन सा होता है? हिस्टामिन। और इनका क्या फंक्शन है? दे आर इन्वॉल्व इन मॉडरेटिंग इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द स्किन। इन्होंने क्या करना है? इन्फ्लामेशन को कॉज करना है और जिसकी वजह से क्या होगा? वो जो इंजरी एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा और ये क्या होगा? एक सिग्नल के तौर पे एक्ट करेगा जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरह वाउंड हीलिंग में हेल्प होगी। Blood vessels in the dermis form a complex network and play an important role in thermoregulation. तो यहाँ पे आ गया हमारी ब्लड वेसल्स और ये भी कहाँ पे होंगी? डर्मिस में। और इनका रोल क्या होगा? थर्मोरेगुलेशन में। मेनली ब्लड वेसल्स टू टाइप्स की होती हैं, एक है सुपरफिशियल प्लेक्सस, एक है डीप प्लेक्सस। सुपरफिशियल से पता चल रहा है ये किसके पास होगी? एपिडर्मिस के पास। और इनका क्या काम होगा? मेनली एपिडर्मिस की नरिशमेंट पूरी करना। डीप लेयर हाइपोडर्मिस के पास जो होंगी उसमें आएंगी डीप प्लेक्सस। डीप प्लेक्सस वर्टिकली अटैच्ड होती हैं सुपरफिशियल प्लेक्सस के साथ, और सुपरफिशियल प्लेक्सस और डीप प्लेक्सस के दरमियान होते हैं शंट्स। अब क्या होता है? ये हमारी ब्लड वेसल्स में जब इन द कंडीशन ऑफ कोल्ड, जब बाहर ठंड होती है तो जो वो शंट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी
जो ब्लड फ्लो है वो अपर मोस्ट लेयर तक नहीं आता, मीन्स कि सुपरफिशियल प्लग्स में नहीं आता, जिसकी वजह से हीट लॉस नहीं होती। अगर ब्लड सुपरफिशियल प्लग्स में आ जाएगा तो उससे और आउटर इन्वायरमेंट से हीट एक्सचेंज होगी और इस तरह हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। और इसी के वाइस वर्सा इन द केस ऑफ हॉट वेदर, जब बाहर बहुत हॉट टेम्परेचर होता है तो तब वो शंट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हमारी स्किन की टुवर्ड्स हो, ताकि हमारे स्किन से जो बॉडी टेम्परेचर है वो लूज़ हो सके, ताकि हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो सके। तो इस तरह हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थर्मो रेगुलेशन में विद द हेल्प ऑफ ब्लड फ्लो हेल्प करती हैं उसको मेंटेन करने में। थ्री सेंसरी नर्व एंडिंग्स आर फाउंड इन द डर्मिस एज वेल एज द एपिडर्मिस मार्कल सेल्स। मार्कल सेल्स क्या थे? वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स थी जो कि सेंसेशन प्रोवाइड करती थी एंड डिटेक्ट पेन। हमें जब भी पेन होती है, कोई चीज़ प्रिक करेगी तो, या किसी चीज़ की स्टिंग की वजह से जो पेन होगा वो किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ दिस सेंसरी नर्व एंडिंग्स। सेवरल मैकेनो receptors are present in the dermis, nerve endings in the dermis surround hair follicles। तो हमारी हेयर फॉलिकल्स के सराउंडिंग में होती हैं ये नर्व एंडिंग्स और इनमें होती हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। These nerve endings sense hair movement and act as a mechanoreceptors, allowing sensation to extend beyond the skin surface। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है, अगर कोई इंसेक्ट आपकी स्किन में क्रॉलिंग कर रहा है, अगर वो चल रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? आपकी स्किन के जो हेयर हैं उनकी मूवमेंट होगी। उसकी वजह से हमारी स्किन में हेयर फॉलिकल के सराउंडिंग में जो नर्व एंडिंग्स हैं वो उस सेंसेशन को सेंस करके और उसकी वजह से हमारी ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा। डीप प्रेशर रिसेप्टर्स आल्सो एग्जिस्ट। हेयर फॉलिकल्स अपर साइड पे होती हैं तो वो अपर प्रेशर रिसेप्टर्स थे, और अब डीप प्रेशर रिसेप्टर्स भी होते हैं। एसिनियन कॉर्पस्कल्स आर लार्ज लैमिनर वॉइड स्ट्रक्चर फाउंड इन डीप डर्मिस। एसिनियन कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं? ये हमारी डीप डर्मिस में पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है? डीप प्रेशर और वाइब्रेटरी सेंसेशन को फील करना। नेक्स्ट है मेसेनियर कॉर्पस्कल लोकेटेड इन द डर्मल पेपिले ऑफ द पेपिलरी डर्मिस। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पेपिलरी लेयर में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये ज़्यादा डीप प्रेशर और वाइब्रेटरी सेंसेशन को फील करती थी और ये लो फ्रीक्वेंसी स्टिमुलाई को सेंस करते हैं और उसमें रिस्पॉन्स को शो करते हैं। मेसेनियर कॉर्पस्कल्स आर कंसंट्रेटेड इन द ग्लैब्रस स्किन। मेसेनियर कॉर्पस्कल्स हैं वो कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? हेयरलेस स्किन में। सो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो एंड आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू लेयर ऑफ स्किन। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।